हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे आप? तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल इससे नीति एंड दिस इज चंचल कुलदीप। तो जो हमने अब सेल बायोलॉजी उसके हम आखिरी पोर्शन पर आ चुके हैं, और जो ये आज लेक्चर आ रहा है आपके पास, ये सेल बायोलॉजी का क्या है, सेकंड लास्ट लेक्चर है हमारा। इसके बाद में क्या कल आखिरी जो लेक्चर होगा वो रहेगा किस पर, न्यूक्लियस पर। उसके बाद में सेल का खेल खत्म। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मेनली हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखो उसमें एक तो क्या करेंगे हम कवर, सीलिया और फ्लेजिला। और इसी लेक्चर के दौरान क्या देखेंगे हम, सीलिया फ्लेजिला को पढ़ने के बाद में, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है, तो सीलिया और फ्लेजिला को पढ़ने के बाद में क्या देखेंगे हम, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम दोनों एक ही टॉपिक है। तो इन तीन टॉपिकों को इसमें क्या कर, इस जो ये लेक्चर है इसमें क्या करना है हमको देखना है। और उसके बाद में अगले लेक्चर में फिर क्या देख लेंगे हम, न्यूक्लियस, और उसके बाद में खत्म फिर चैप्टर। तो ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज के बारे में बता दूं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो सूक्ष्म नलिकाएं होती है, ये जो सूक्ष्म नलिका होती है क्या होती है, प्रोटीन से बनी संरचना होती है, जिसमें क्या होता है, संकुचनशीलता का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। अब बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ से आ गई? माइक्रोट्यूब्यूल देखो यहाँ पर काम आएगी, सीलिया में भी काम आएगी, फ्लेजिला में, सेंट्रियोल में भी काम आएगी। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, ये सूक्ष्म नलिकाएं होती है जिनमें क्या पाया जाता है, संकुचनशीलता का गुण पाया जाता है। ठीक है, देखो सीलिया फ्लेजिला की बात करें तो देखो, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, जैसे मैं डायग्राम से आपको समझाना चाहूँ, जैसे कि ये क्या है, ये क्या है, पैरामीशियम है। ये क्या है, पैरामीशियम। तो इसके चारों ओर ऐसे ऐसी छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकली रहती है। तो ये जो छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इनको बोला जाता है सीलिया। और ये जो दूसरी तरफ मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये जैसे आपके दिल के जैसा डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ, तो ये क्या है, युगलिना। कौन सा ग्लिना? युगलिना। तो यहाँ से क्या लंबी सी संरचना निकली हुई है, तो ये क्या है, फ्लेजिला। तो देखो सीलिया जो है, आपको देखते पता चल रहा है ना कि जो सीलिया है उनका नंबर क्या है, ज्यादा है, और फ्लेजिला का नंबर क्या है, कम है। तो अंतर पहले देखते, पहले इनके बारे में इंट्रोडक्शन देखते कि क्या है। तो जो सीलिया और फ्लेजिला होती है क्या होती है, धागे नुमा संरचना होती है, धागे नुमा संरचना होती है। और ये क्या होती है, एकल झिल्ली से घिरी हुई होती है। दो कोशिकांग ऐसे थे जो कि दो झिल्लियों से घिरे हुए थे। कुछ कोशिकांग ऐसे भी थे जिनके पास झिल्ली नहीं थी, जैसे कि राइबोसोम। लेकिन कुछ कोशिकांग ऐसे थे, कुछ नहीं, ज्यादातर कोशिकांग ऐसे थे जिनके पास सिर्फ एकल झिल्ली होती है, जैसे कि पिछले लेक्चर में आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल। उन सभी के पास क्या थी, एक झिल्ली। वैसे सीलिया और फ्लेजिला के पास भी क्या होती है, एक झिल्ली प्रेजेंट होती है। अब आगे बात करें तो कि जो फ्लेजिला है ना, फ्लेजिला वो किसमें, प्रोकैरियोट्स में भी आपको देखने मिलेगी, यूकैरियोट्स में भी आपको देखने मिलेगी। तो प्रोकैरियोट्स में भी देखने मिलेगी, यूकैरियोट्स में भी देखने मिलेगी। दोनों का फंक्शन तो सेम है, दोनों का फंक्शन तो सेम होता है, लेकिन दोनों की जो संरचना होती है, आंतरिक संरचना होती है, वो क्या होती है, अलग अलग। क्योंकि यूकैरियोटिक फ्लेजिला में सूक्ष्म नलिकाओं की 9+2 अरेंजमेंट देखने को आपको मिलेगा, जबकि प्रोकैरियोट्स की जो फ्लेजिला होती है उसमें 9+2 का अरेंजमेंट आपको देखने नहीं मिलता। ये 9+2 का अरेंजमेंट क्या है, ये अभी आ रहा है, आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। लेकिन जो सीलिया होती है सिर्फ किसमें पाई जाती है, यूकैरियोट्स में पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स में देखने नहीं मिलती। तो देखो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक फ्लेजिला कार्य में क्या दर्शाती है, समानता, लेकिन संरचना में क्या दर्शाती है, भिन्नता प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब देखो हम बात करें तो कि मान लो कि ये जो सीलिया है और ये जो फ्लेजिला है, कि मान लो कि ये तो क्या है, सीलिया, ये छोटा सा तो क्या है, सीलिया। ये मैंने खास से ढक दिया इसको, तो ये आपसे आपको इतना सा दिख रहा है, ये तो क्या है, सीलिया। और ये पूरा का पूरा क्या है, फ्लेजिला। तो देखो इनके काम तो क्या है, अलग अलग, अभी मैं बताऊंगा इनके काम अलग अलग क्या है। लेकिन इनकी आंतरिक संरचना की बात करें, जैसे कि मैंने दोनों को क्या किया, ऐसे क्या किया, इनको ऐसे काटा, इसको अनुप्रस्थ काट बोलेंगे, तो ऐसे काटा। और काटने के बाद में जब मैं आपको ऐसे करके दिखाऊंगा इनको, तो इनकी जो आंतरिक संरचना है वो तो क्या दिखेगी, सेम दिखेगी। तो इनकी आंतरिक संरचना तो क्या होती है, सेम होती है, लेकिन इनके जो फंक्शन होती है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो पहले तो आपको फंक्शन के बारे में पढ़ना है कि फंक्शन क्या क्या है।
लेकिन जब संरचना पढ़ेंगे तो हम सीलिया और फ्लैजिला की संरचना अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि संरचना आंतरिक संरचना तो दोनों की सेम है, तो हमको एक ही संरचना पढ़नी है, वही तो सीलिया की संरचना होगी और वही किसकी संरचना होगी, फ्लैजिला की। तो देखिए कि सीलिया और फ्लैजिला की आंतरिक संरचना वो क्या होती है, समान, परंतु एक कार्य में क्या दर्शाते हैं, भिन्नता दर्शाते हैं। जैसे एक सीलिया की बात करें और दूसरी तरफ क्या है, फ्लैजिला। तो जो सीलिया है वो सिर्फ किस में देखने मिल रही है, यूकेरियोट्स में देखने मिल रही है। जब आपको प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर समझाई गई थी तो वहां पर सीलिया जैसा कुछ आपको बताया गया था क्या, कुछ भी नहीं बताया गया था। जालर और फिम्बरी बताए गए थे, सीलिया नहीं बताया गया था। जालर, फिम्बरी और फ्लैजिला तीन संरचनाएं थी सरफेस अपेंडेजेज के रूप में। तो प्रोकैरियोट्स में सीलिया नहीं पाई जाती, तो ओनली यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहती है। लेकिन जब फ्लैजिला की बात करें तो यह प्रोकैरियोट्स में भी रहेगी और यूकैरियोट्स में भी रहेगी, मतलब दोनों में पाई जाएगी। ठीक है, अब आगे बात करें कि सीलिया की, तो सीलिया की जो गति होती है, सीलिया की जो गति होती है, तो सीलिया की गति कैसे होगी, देखो चप्पू के समान गति करते। चप्पू देखा आपने, नाव का चप्पू, जैसे नाव को चलाते हैं तो जो नाव के जो चप्पू होते हैं वो ऐसे सिर्फ ऐसे एक ही डायरेक्शन में गति करते हैं, एक ही डायरेक्शन में गति करेंगे, और जो चप्पू दोनों चप्पू होते हैं वो एक साथ गति करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो चप्पू के समान, चप्पू क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में गति करेंगे, और सभी के सभी चप्पू एक साथ मतलब कोऑर्डिनेट वे में, मतलब समन्वित गति प्रदर्शित करते हैं। जैसे जब ये सीलिया, जैसे ये सीलिया गति करेंगे तो सभी एक साथ गति करेंगे, लेकिन जब सब एक सीलिया पीछे की तरफ जाएगा तब उसके साथ साथ सभी सीलिया किधर जाएंगे, पीछे की तरफ, और जब एक आगे की तरफ जाएगा तो सभी किस तरफ जाएंगे, आगे की तरफ। तो इनकी गति कैसी होती है, चप्पू समान गति होती है और वो आपस में समन्वय प्रदर्शित करती है, मतलब सभी एक साथ गति प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब बात करें कि जो फ्लैजिला है उसकी गति की, तो इन दोनों फ्लैजिला की गति क्या होती है, चाबुक के समान गति। चाबुक देखा ना आपने हंटर, पुरानी फिल्मों में जैसे वो हंटर आता था एक पीटने के लिए, तो उनकी जो उसकी गति होती है, अगर उस चाबुक को आप ऐसे हिलाओगे तो वो ऐसे सांप की तरह से क्या बल आएगा वो, तो ऐसी गति तरंग की तरह, तरंगी की तरह गति करता है चाबुक। तो ये जो फ्लैजिला उनकी गति कैसी होती है, ऐसे तरंग की तरह, मतलब चप्पू समान गति करते हैं। और जब ये गति करेंगे तो ऐसे नहीं कि ये दोनों एक डायरेक्शन में, अगर ये फ्लैजिला हिल रहा है तो जरूरी नहीं कि ये फ्लैजिला भी गति करे। तो इन दोनों की फ्लैजिला की गति क्या हो सकती है, एक दूसरे से मुक्त गति होती है। एक गति कर सकता है तो दूसरा स्थिर भी रह सकता है, एक आगे की तरफ गति कर रहा है तो दूसरा पीछे की तरफ भी गति कर सकता है। देखो परस्पर मुक्त रूप से गति करते हैं और चाबुक समान गति होती है। ठीक है, अगला पॉइंट कि इधर आपको नंबर ज्यादा देख रहा है, इधर आपको नंबर कम देखने मिलेगा, लेकिन इनकी लंबाई क्या देखने मिल रही है, छोटी, लेकिन इनकी लंबाई क्या देखने मिल रहा है आपको, ज्यादा। और सीलिया के और भी काम हो सकते हैं, जैसे कि भोजन का अंतःकरण, समय दांग और समय। अब सीलिया में एक इंपॉर्टेंट काम बात यह भी है, जैसे कि मैंने आपको चप्पू का एग्जाम्पल बताया, तो जब नाव गति करेगी तो आप नाव को क्या मान सकते हो, सेल मान सकते हो, और चप्पू को क्या मान सकते हो, आप सीलिया मान सकते हो। तो जब नाव चलती है तो उसके आसपास का द्रव भी, पानी भी तो गति करता है ना, तो जब सीलिया गति करेंगे तो वो सेल की तो गति करवाएंगे, लेकिन साथ साथ में जो उसके आसपास जो जल भरा हुआ है उसकी भी क्या करवाएंगे, वो गति करवाएंगे। तो देखो सेल के साथ साथ उसके आसपास के द्रव्य की भी गति करवाते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं सीलिया और फ्लैजिला में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस। एनसीईआरटी बेस सभी के सभी पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए। अब चलते हैं आगे हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में। इनकी दोनों की स्ट्रक्चर को हमको एक साथ पढ़ना है, क्योंकि दोनों की आंतरिक संरचना क्या होती है, सेम। तो आप क्या करो, इसको नोट कर लो, फिर हम संरचना की ओर चलते हैं। तो आपने इसको नोट कर लिया तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखो कि अब इनकी संरचना की बात करें तो देखो डायग्राम जो मैंने आपके सामने बना रखा है, ये देखो इसमें सूक्ष्म नलिका है, जो राउंड राउंड दिख रही है क्या है, सूक्ष्म नलिका है। तो देखो डायग्राम को हम बीच से शुरू करके परिधि की ओर जा रहे हैं। तो देखो
दो सूक्ष्म नलिका तो एकदम बीच में आपको सेंटर में देखने मिल रही है, और आपस में वो एक प्रोटीन के तंतु के द्वारा जुड़ी हुई है। तो एक सूक्ष्म नलिका को नाम दे दिया हमने ए और दूसरे सूक्ष्म नलिका को नाम दे दिया हमने बी। ठीक है, और दोनों सूक्ष्म नलिकाएं एक लेयर के द्वारा, एक झिल्ली के द्वारा गिरी हुई है जिसका नाम है सेंट्रल शीथ। क्या नाम बोलेंगे इसका? सेंट्रल शीथ, केंद्रीय आच्छद। क्या बोलेंगे इसको? केंद्रीय आच्छद या सेंट्रल शीथ। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये जो ब्लू कलर वाली जो ए और बी सूक्ष्म नलिका को घेर रही है, माइक्रोट्यूब्यूल को घेर रही है, इसका नाम है सेंट्रल शीथ। सेंट्रल शीथ। ठीक है, अब देखो कि आपको परिधि की तरफ, देखो ध्यान से समझना आप कि मैंने क्या बनाया? सेंट्रल शीथ, जो क्या करी? ए और बी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स उनको घेर रही है। अब क्या होगा कि परिधि की तरफ देखो दो दो के जोड़े में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखो ये आपको डायग्राम अगर कंफ्यूज कर रहा है ना, तो मैंने ये डायग्राम कैसे बनाया? मान लो कि ये क्या थी? फ्लैजिला थी। तो मैंने इसको कट किया, कट करने के बाद मैं इसको कैसे कर रहा हूं? आपकी तरफ कर रहा हूं। तो जब आप इसको सामने से देखोगे तब ये कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा ये। समझे बात को? तो ये क्या है? इसका अनुप्रस्थ काट। अब ये दो दो माइक्रोट्यूब्यूल्स के जोड़े परिधि में आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें ये क्या है? एक माइक्रोट्यूब्यूल को नाम दे दिया हमने क्या? ए, और दूसरी माइक्रोट्यूब्यूल को नाम क्या दे दिया? बी। तो ऐसे दो दो माइक्रोट्यूब्यूल के कितने जोड़े परिधि में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 क्या है? डबलेट। ये क्या है? डबलेट। ये इनको क्या बोलेंगे हम? द्विक। ठीक है, तो ये क्या है? द्विक है। और देखो इन 9 जो डबलेट है उस सेंट्रल शीथ के साथ एक ये डंडी सी जो संरचना है, जैसे कि साइकिल में वो ताड़ी आती है। ठीक है, तो वैसे ही ये क्या है? अरिये। इसको क्या बोलते हैं हम? अरिये तान। अरिये तान बोला जाता है, जो क्या करेगा? इन जो सूक्ष्म नलिका ये जो डबलेट है उसको क्या करता है? सेंट्रल शीथ के साथ आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपने क्या किया? देखा इसको। तो ये जो बीच वाले इनका नाम है रेडियल स्पोक। पहले तो मैं देखो इसके बारे में लिखा देता हूं आपको कि ये वाले जो है ये क्या है? इनको बोलते हैं परिधि है सूक्ष्म नलिकाओं के द्विक। इसमें एक सूक्ष्म नलिका को क्या बोल सकते हैं? ए, और दूसरी को क्या बोल सकते हैं हम? ए और बी। ठीक है, अब देखो अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो जो ए वाली सूक्ष्म नलिका है जो ब्लू कलर से बना रखी है, उसके साथ देखो ये ऐसे धागे की जैसे धागे की संरचना निकली हुई। तो ये धागे जैसी संरचना क्या है? इनको बोलते हैं डायनीन प्रोटीन। क्या बोला जाता है इनको? डायनीन प्रोटीन। तो देखो डायनीन प्रोटीन के 3 फाइबर तो किधर है? एक बाहर की तरफ। देखो ये 3 फाइबर बाहर की तरफ, और डायनीन प्रोटीन के 2 फाइबर किस तरफ है? अंदर की तरफ। और ये जो डायनीन प्रोटीन है सिर्फ कहां पर देखने मिलेगी आपको? आपको कहां पर देखने मिलेगी? सिर्फ ए जो सूक्ष्म नलिका है उससे जुड़ी आपको देखने मिलेगी। तो ये वाली जो है वो क्या है? डायनीन प्रोटीन। और डायनीन प्रोटीन क्या करती है? एटीपीएज एंजाइम की क्या पाई जाती है इसमें? क्रिया। सीलिया और फ्लैजिला जब गति करवाएंगे तो उनको गति करवाने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं? ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी। और ऊर्जा कहां से मिलेगी? जब एटीपी को तोड़ा जाएगा। तो एटीपी को तोड़ने का काम कौन करती है? डायनीन प्रोटीन। जो क्या करती है? उसमें एटीपी एंजाइम क्या पाई जाती है? क्रिया पाई जाती है। तो डायनीन प्रोटीन किससे जुड़ रहती है? ए सूक्ष्म नलिका से।
ये सूक्ष्म नलिका से। तो 3 तंतु बाहर और 2 तंतु इसके क्या होते हैं, अंदर। ठीक है। अब ये 9 तो क्या संख्या, परिधीय सूक्ष्म नलिका जिनकी संख्या कितनी है, 9। संख्या कितनी है इनकी, द्विक की संख्या बोल रहा हूं मैं संख्या किसकी बोल रहा हूं, द्विक की संख्या बोल रहा हूं, आपको सूक्ष्म नलिकाओं की संख्या नहीं बोल रहा हूं मैं। सूक्ष्म नलिकाओं के द्विक की संख्या कितनी है, 9 परिधि में। ठीक है। और ऐसे जो सूक्ष्म नलिका बीच में है वो द्विक के रूप में नहीं है, वो क्या है, सिंगलेट के रूप में अलग अलग है, लेकिन दो उनकी संख्या कितनी है, 2। एक तो ये, एक ये। यहां पर द्विक की संख्या कितनी है, 9। ठीक है। सूक्ष्म नलिका पूछी जाए तो वो कितनी है, 18। 9 दूनी 18। ठीक है। तो ये जो है इनका नाम है, ये वाली जो ये तान है ना, जो एक सूक्ष्म नलिका के द्विक को सेंट्रल सेट के साथ जोड़ रहा है, इनको बोला जाता है रेडियल स्पोक। संख्या कितनी होगी इनकी भी, क्या कितनी होगी, 9। इनको रेडियल स्पोक बोला जाएगा। तो रेडियल स्पोक भी हो गया, द्विक भी हो गया, डायनिन प्रोटीन भी हो गई, सेंट्रल शीथ भी हो गई। तो ये तो क्या है, अरेंजमेंट है इनका जब अनुप्रस्थ काटेंगे। लेकिन मैंने बताया ना सीलिया और फ्लैजेला किससे गिरे रहते हैं, तो सीलिया और फ्लैजेला किससे गिरे रहते हैं, वो गिरे रहते हैं सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो यहाँ पर सबसे बार आपको क्या देखने मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये वाली क्या है, तो ये क्या बना दी मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। तो ये किसकी संरचना है, तो ये संरचना किसकी है, ये सीलिया और फ्लैजेला की आंतरिक संरचना का अनुप्रस्थ काट है। तो अब अगर उसको आप काट करके देखोगे तो आपको ये ऐसा नजर में आएगा। तो आप इस डायग्राम को बना लो, फिर इसके बाद में जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में पूछा जाता है तो वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो आपने ये बना लिया होगा, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो इस प्रकार सीलिया एंड फ्लैजेला में सूक्ष्म नलिकाओं की 9+2 व्यवस्था देखने मिलती है। 9+2 का मतलब 9 डबलेट तो परिधि की ओर थे, लेकिन दो सूक्ष्म नलिकाएं, दो सूक्ष्म नलिकाएं बीच में भी तो थी, लेकिन वो कैसे थे, सिंगलेट के रूप में। तो 9 तो परिधि में और दो दो कैसे थे, बीच में। लेकिन ये जो 9 परिधि वाली है तो यहाँ पर कितने थे, 9+2, तो ये कितना हुआ, 18। और 2 कितने हुए, ये तो 18 और 2, तो सूक्ष्म नलिका कितनी है, 20 सूक्ष्म नलिका। तो टोटल कितनी सूक्ष्म नलिका आपको देखने मिलेगी, 20 सूक्ष्म नलिका, 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको देखने मिलेगी। लेकिन अरेंजमेंट पूछा जाए तो अरेंजमेंट कैसा होगा, 9+2 का अरेंजमेंट देखने आपको मिलेगा। तो ये क्या खत्म हो गया, सीलिया प्लस फ्लैजेला। सीलिया प्लस फ्लैजेला को खत्म करने के बाद में हम क्या देखने, अब आगे क्या देखेंगे, हम देखेंगे सेंट्रिओल या सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोसोम। तो आप इसको नोट कर लिया होगा मेरे मिटाने से पहले, या नहीं किया तो आप वीडियो को पीछे जाकर के पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है। तो आगे वाले टॉपिक पर चलते हैं हम, जिसका नाम है क्या, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम। अब देखिए आप जो सीलिया फ्लैजेला वो खत्म हो चुका है, और उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम। हिंदी में बोले तो तारक केंद्र और तारक काय।
अब देखो ज्यादा कंफ्यूजन तो यही रहती है कि ये तारक केंद्र और तारक का दोनों एक ही चीज है या फिर दोनों में क्या कोई डिफरेंस होता है, तो वो मैं आपको डिफरेंस भी अच्छी तरह समझाऊंगा और ये पूरा टॉपिक भी आपको क्लियर करवाऊंगा। तो पहली बात करें कि जो सेंट्रियोल और सेंट्रियोल होता है उसके पास कोई भी झिल्ली नहीं होती, मतलब कैसा सेल ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल। ठीक है, टोटल एनसीईआरटी बेस चलेंगे हम, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। अब बात करें तो जैसे सीलिया और फ्लैजिला का जो मैंने आपको अनुप्रस्थ कार्ड दिखाया था उसमें वो किससे बना हुआ था, सूक्ष्म नलिकाओं से बना हुआ था। 9+2 का अरेंजमेंट, 9 डबलेट तो कहाँ पर थे, परिधि की ओर, और एक एक सिंगलेट सूक्ष्म नलिका कहाँ पर थी, अंदर की ओर। तो कैसा अरेंजमेंट था, 9+2। ठीक है, 9 वाले कैसे थे, डबलेट के फॉर्म में, और जो अंदर परिधि वाले तो कैसे थे, डबलेट के फॉर्म में, और जो सेंटर वाले तो वो कैसे थे, सिंगलेट के फॉर्म में। टोटल सूक्ष्म नलिका की बात तो कितनी थी, वो 20। वैसे ही यहां पर भी आपको क्या देखने मिलेगी, सूक्ष्म नलिका देखने मिलेगी। कैसा, किससे मिलकर के बना हुआ है, सूक्ष्म नलिका या फिर माइक्रो ट्यूब्यूल्स से। तभी तो इसमें संकुचनशीलता का गुण आएगा, और तभी तो ये तर्कतंत्र को निर्माण करेगा, और तभी तो क्रोमोसोम को विपरीत ध्रुवों की ओर खींचेगा, जिससे सेल डिवीजन क्या होगा, कंप्लीट हो सकेगा। मतलब डीएनए का क्या होगा, वो इक्वल शेयरिंग हो पाएगी। अब अगर ये मैं आपको जो बातें बोल रहा हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है ना, जिन्होंने सेल डिवीजन पहले पढ़ लिया उनको तो शायद मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रही उनको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जब सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा तब अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि यह सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है, और इसमें सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था कैसी होती है, 9+0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीलिया और फ्लैजेलम सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था कैसी थी, 9+2। लेकिन सेंट्रियोल में सूक्ष्म नलिका की व्यवस्था कैसी होती है, 9+0 व्यवस्था आपको देखने मिलेगी। देखेंगे जब इसका अनुप्रस्थ कार्य, जब इस डायग्राम को मैं आपको समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा 9+2 व्यवस्था का मतलब क्या है। तो ये तो सेंट्रियोल के बारे में कोई दो इंफॉर्मेशन हमने देखी। अब देखो ये सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम या तारकाई क्या होता है। देखो ये जो एक बेलनाकार सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मैंने जो बना रखी है वो क्या है, एक सेंट्रियोल। ये क्या है, सेंट्रियोल। एक्चुअल में सेंट्रियोल क्या है, ये जो अकेला आपको सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो दिख रही है वो क्या है, एक सेंट्रियोल। अब देखो इसमें मैंने दो सेंट्रियोल बना रखे हैं, और जो दोनों सेंट्रियोल है वो एक दूसरे से समकोण पर उपस्थित है, मतलब एक दूसरे के लंबवत उपस्थित है कि नहीं। देखो यहाँ पर बना रखा है ना कि ये क्या है, सेंट्रियोल जो कि 90 डिग्री पर क्या है, प्रेजेंट। अब ये दोनों के दोनों जो सेंट्रियोल है, मैंने रेड कलर का एक फ्लूइड बना रखा है जिसको बोल रखा है पेरीसेंट्रियोलर फ्लूइड, या परिकेंद्रकीय द्रव, पेरीसेंट्रियोलर फ्लूइड। ये कैसा होता है, अक्रिस्टलीय तरल होता है। तो इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को मिलाकर के हम बोलेंगे क्या, इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को मिलाकर बोलेंगे सेंट्रोसोम। कि जब दो सेंट्रियोल एक दूसरे के समकोण पर या लंबवत स्थित हो और वो एक अक्रिस्टलीय तरल से घिरे हो जिसका नाम क्या होता है, पेरीसेंट्रियोलर फ्लूइड, तब इस संरचना को बोलेंगे क्या हम, सेंट्रोसोम बोलेंगे। तो सेंट्रोसोम का मीन ये होता है कि जब दो सेंट्रियोल परस्पर लंबवत व्यवस्थित होते तथा ये पेरीसेंट्रियोलर फ्लूइड द्वारा घिरे रहते तब इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को बोला जाएगा क्या, सेंट्रोसोम बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रियोल और सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, दोनों में आपको डिफरेंस अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आगे बात करें कि इन सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन तो क्या होता है इसका, जब सेल डिवीजन होता है ना, जब सेल डिवीजन होगा तो जैसे मैं आपको एक रफ स्ट्रक्चर ऐसे बना करके दिखाऊं, जैसे मान लो कि ये क्या है, क्रोमोसोम है। तो ये यहां से क्या बनेगा, ऐसे तर्कतंतु का निर्माण होगा। अब ये तर्कतंतु एक तो इस तरफ एक जो है क्रोमेटिड है इसको एक तरफ इधर खींचेगा और दूसरी तरफ वाला जो तर्कतंतु वो उस तरफ खींचेगा। तभी तो क्या क्रोमोसोम क्या होंगे, दो भाग में टूट पाएंगे, मतलब दो सेंट्रोमियर में आपस में क्रोमेटिड में टूट पाएंगे, और डीएनए क्या होगा, आधा आधा बढ़ जाएगा दोनों सेल में। तो ये जो तर्कतंतु का निर्माण होता है, ये तर्कतंतु का निर्माण कौन करता है, यह तर्कतंतु का निर्माण करता है कौन, सेंट्रियोल। कैसे कि एक सेंट्रियोल उसके आगे कौन सा एक और सेंट्रियोल आके ऐसे क्या होगा, व्यवस्थित होगा, और उसके आगे आकर के एक और फिर सेंट्रियोल आकर के ऐसे व्यवस्थित होगा। तो ऐसे एक तंतु लंबी सी संरचना बनेगी जिसको बोलेंगे हम तर्कतंतु, स्पिंडल फाइबर। और वो स्पिंडल फाइबर जाकर के जुड़ेगा किससे, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से। अब ये काइनेटोकोर क्या है, काइनेटोकोर क्या होता है कि जब क्रोमोसोम आपको पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको समझाऊंगा काइनेटोकोर क्या होता है। ठीक है, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ
प्रोटीन से बनी कुछ स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या बोलते हैं काइनेटोकोर, जहां पर आकर के कौन जुड़ता है, तरकु तंतु। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन के समय सूक्ष्म नलिकाओं को संगठित कर तरकु तंतु का निर्माण करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक फंक्शन तो ये, और दूसरा फंक्शन ये भी है कि सीलिया और जो फ्लेजिला बनती है उनकी उत्पत्ति भी कहां से होती है, सेंट्रियोल से होती है। जैसे सीलिया फ्लेजिला में व्यवस्था कैसी थी 9+2, लेकिन यहां पर व्यवस्था कैसी है 9+0। तो जब ओरिजिन होगी तो उसके अंदर दो सूक्ष्म नलिका और ऐड हो जाएगी सेंटर में, जिससे अरेंजमेंट कैसा होगा, सीलिया और फ्लेजिला 9+2, और जो सीलिया और फ्लेजिला की उत्पत्ति मानी जाएगी वो भी कहां से, सेंट्रियोल से। ठीक है, तो ये सेंट्रियोल सेंट्रोसोम में क्या डिफरेंस भी समझा दिए, फंक्शंस भी समझा दिए, और कुछ जो इंपोर्टेंट बातें जैसे मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल होता है, मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बात करें हम कि संरचना की बात करें तो वही संरचना, जैसे मान लो कि ये क्या है, एक सेंट्रियोल है, तो मैं जो संरचना आपके सामने बताऊंगा वो कौन सी संरचना है, मान लो कि ये सेंट्रियोल में, ये सेंट्रियोल है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, तो मैंने इसको क्या क्या ऐसे काटा इसको, और ऐसे काटने के बाद मैं आपको ऐसे करके इसको दिखा रहा हूं। तो ये जो काट होगा इसका, काटने के बाद ये संरचना कौन सी है, अनुप्रस्थ काट है इसका। ठीक है, कैसे, ऐसे था, इसको ऐसे काटा और आपकी तरफ कर दिया, तो जब आप सामने से इसको देखोगे तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये जो संरचना है ये बैलगाड़ी की पहिए के समान जैसे दिख रही कि नहीं, जैसे आप मोटरसाइकिल का पहिया समझ सकते हो, बेड, लेकिन एनसीईआरटी में क्या इसके लिए शब्द यूज कर रखा है, बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना। तो जो इसके जो अनुप्रस्थ काट होती है वो कैसे दिखाई पड़ती है, बैलगाड़ी के पहिए के समान। जैसे ये तो क्या बीच में हब है, ये वो उससे जो ताड़ियां जुड़ी होती है वो है। ठीक है, तो ये ऐसे बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना दिखाई पड़ती है। तो पहले आप क्या करो, इसको नोट कर लो, फिर मैं इस डायग्राम को आपको अच्छी तरह समझाता हूँ, इसके बारे में जिसमें क्या करता हूँ, इसकी लेबलिंग भी मैं आपको करके समझाता हूँ। तो आप इसको नोट कर लो, तो ये आपने नोट किया, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो देखो ये अनुप्रस्थ काट है किसकी, सेंट्रियोल की। तो ये देखो एक बीच में ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर जो दिख रही है इसको बोला जाता है हब, हब बोला जाता है। जो टायर होता है, तो टायर में जो बीच वाला पार्ट होता है जिससे वो जो ताड़ियां जुड़ी रहती है उसको भी एक्चुअल में क्या बोला जाता है, हब भी बोला जाता है। तो यहाँ पर भी उसको क्या बोला जा रहा है, हब या धुरी, हब या धुरी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हब या जो धुरी है वो सूक्ष्म नलिका से नहीं बनी होती, सूक्ष्म नलिका से नहीं बनी होती है, क्या होती है, एक प्रोटीन से बनी स्ट्रक्चर होती है। तो इसको मैंने बीच में लिख दिया, ये क्या है, हब या धुरी। अब हब या धुरी से देखो ये नो क्या निकले, ऐसे तान जैसी संरचना निकली हुई है, तो इनको बोला जाता है रेडियल स्पोक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या है, 9 रेडियल स्पोक। ये क्या है, रेडियल स्पोक। ठीक है, संख्या कितनी है इनकी, 9 है। और रेडियल स्पोक के आगे, प्रत्येक रेडियल स्पोक के आगे 3 सूक्ष्म नलिका या सूक्ष्म नलिकाओं का क्या जुड़ा हुआ है, ट्रिपलेट जुड़ा हुआ है। देखो ये रेडियल स्पोक, इसके आगे सूक्ष्म नलिका जिनका हमने अलग अलग नाम दे दिया, ए बी और सी, ए बी सी नाम दे दिया। तो ये सूक्ष्म नलिका का क्या है, ट्रिपलेट। तो रेडियल स्पोक 9 है, तो प्रत्येक रेडियल स्पोक पर सूक्ष्म नलिकाओं का एक ट्रिपलेट जुड़ा हुआ है। तो यहां पर ट्रिपलेट की संख्या भी कितनी, 9 की। तो ये जो है ये वाला, ये क्या है, सूक्ष्म नलिकाओं का त्रिक, इनकी भी टोटल संख्या होगी कितनी होगी, टोटल संख्या होगी कितनी, 9। ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर देखो आप कि एक ट्रिपलेट ये, एक ट्रिपलेट ये, एक ट्रिपलेट ये, लेकिन जो ट्रिपलेट है एक ट्रिपलेट दूसरे ट्रिपलेट के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं। देखो
ये एक ट्रिपलेट, ये दूसरा ट्रिपलेट, तो इन दोनों ट्रिपलेट को जोड़ने वाली ये स्ट्रक्चर आपको जो बीच में दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है अंतराद्विक सेतु। क्या? अंतराद्विक सेतु। अंतराद्विक सेतु बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? अंतराद्विक सेतु। इसको अंतरात्रिक सेतु। देखो द्विक और त्रिक में अंतर क्या है? देखो जब हमने जो सीलिया और फ्लैजिला जो देखा था, वहां पर जो परिधि में जो सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था थी वो कैसी थी? डबलेट के फॉर्म में, दो दो दो। तो उनको जो जोड़ने वाली स्ट्रक्चर थी, तो उसको वहां पर क्या बोल रहे थे? अंतराद्विक सेतु। मतलब ऐसा सेतु जो कि क्या कर रहा है? द्विक को जोड़ने का कार्य कर रहा है आपस में, तो उसको बोला जा रहा है अंतराद्विक सेतु। वैसे ही अंतराद्विक सेतु बोला जा रहा है। वैसे ही यहां पर जो ये सेतु है वो क्या कर रहा है? त्रिक को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? अंतरात्रिक सेतु। ये वाला अंतरात्रिक सेतु। लेकिन अगर आप इस अंतरात्रिक सेतु को अगर ध्यान से देखोगे, अंतरात्रिक सेतु को आपस अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको देख रहे हो क्या मिलेगा? कि जो अंतरात्रिक सेतु है वो क्या कर रहा है? एक ट्रिपलेट की जो ए सूक्ष्म नलिका है, एक ट्रिपलेट की जो ए सूक्ष्म नलिका है, एक मिनट, क्या हुआ? दिख नहीं रहा? अंतरा सॉरी, हाँ ये क्या है? सही मैंने सही नहीं लिखता। अंतरात्रिक अंतरात्रिक सेतु। जो वो एक बार कमेंट आया था ना, जैसे बोल रहे थे कि कोई सर को बता रहा है, तो सर को कोई नहीं बता रहा था। वैसे अगर कुछ गलती हो जाती है, कैमरे में कोई गलती होती है, मेरे से कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि अभी जो लिखा था अंतराद्विक सेतु, मैंने वो पहले सही नहीं किया था, तो वो बता देते कि क्या मिस्टेक हो रही है, कैमरे में कोई मिस्टेक है या फिर कोई ऑडियो में कोई मिस्टेक है। तो ऐसे बताने के लिए, खैर कोई बात नहीं। आप देखो अंतरात्रिक सेतु, तो ये जो अंतरात्रिक सेतु है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो त्रिक है, इसकी ए वाली जो सूक्ष्म नलिका है वो किससे जुड़ी हुई? सी वाली सूक्ष्म नलिका से जुड़ी हुई है, तो इसको हम एसी लिंकर भी बोल सकते हैं। एसी लिंकर। कौन सा लिंकर? एसी वाला लिंकर। ठीक है, तो एसी लिंकर देख लिया, सूक्ष्म नलिकाओं का जो ट्रिपलेट वो भी देख लिया, रेडियस स्पोक देख लिया, ये दूरी भी हमने देख ली। अब अगर आप बात करो कि व्यवस्था की, तो सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो देखो एक ट्रिपलेट ये, तो ऐसे टोटल ट्रिपलेट कितने? 9 ट्रिपलेट है कि नहीं? सूक्ष्म नलिकाओं के टोटल ट्रिपलेट कितने? 9। ठीक है, लेकिन अगर आप बीच में सेंटर वाले पार्ट में देखोगे तो सूक्ष्म कहीं पर आपको सूक्ष्म नलिका दिखाई दे रही है क्या? तो ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है, ये सूक्ष्म नलिका नहीं है। तो परिधि में तो सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था कैसी है? 9। लेकिन सेंटर में व्यवस्था कैसी है? 0। तो इसमें सेंट्रियोल में सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था कैसे देखने मिल रही है? 9+2 का अरेंजमेंट आपको देखने मिल रहा है, क्योंकि 0 का मतलब क्या? सेंटर वाली सूक्ष्म नलिकाओं के लिए बात की जा रही है। और जो 9 है वो किसको डिनोट कर रहा है? कि जो परिधि में ये ट्रिपलेट है ना सूक्ष्म नलिकाओं की, इसको डिनोट कर रहा है। तो जैसे वहां पर टोटल सूक्ष्म नलिका कितनी थी? टोटल सूक्ष्म नलिका कितनी थी? 18। तो कहां पर थी? परिधि में, मतलब 9 9 9 का क्या था? डबलेट था। टोटल कितने थे वो? 2 थे, तो 9 दूनी 18, और 2 कितने सिंगलेट के फॉर्म में सेंटर में, तो टोटल कितने सूक्ष्म नलिका? 20। वैसे यहां पर देखो टोटल सूक्ष्म नलिकाओं की आप बात करो, अरेंजमेंट तो कैसा है? 9+2 का, लेकिन टोटल सूक्ष्म नलिकाओं की बात करें तो 9 3 27, 9 3 27। तो टोटल सूक्ष्म नलिका कहां पर ज्यादा देखने मिलेगी? सेंट्रियोल में। तो यहां पर सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था कैसी है? 9+0। ये 9+0 वाली कैसी है? ये परिधि वाली। और ये 0 वाली कौन सी है? केंद्र। केंद्र में। तो परिधि में कैसी है? ट्रिपलेट के फॉर्म, तो 9 3 27। तो टोटल सूक्ष्म नलिका कितनी है? 27। समझे बात को? 9+2 अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ये किसकी बात की हमने?
सेंट्रियोल की बात की, सेंट्रोसोम की बात की, उसके फंक्शंस की बात की, और फंक्शंस को देखने के बाद में हमने उसका अनुप्रस्थ काट भी देखा, और उसमें एक इंपॉर्टेंट बात की, बैलगाड़ी के पहिए की समान संरचना दिखाई पड़ती है। एनसीईआरटी की शब्द है ये, एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है। और अगर आप इस संरचना एनसीईआरटी को पढ़ने बैठोगे तो एनसीईआरटी में इस संरचना के बारे में सब कुछ लिख रखा होगा, जैसे कि ये मैंने तो आपको ऐसे डायग्राम के फॉर्म में समझा है, लेकिन एनसीईआरटी में आपको थ्योरेटिकल पोर्शन के रूप में देखने मिलेगा। जैसे कि केंद्र में एक धुरी होती है जिससे 9 अरिय तान निकले रहते हैं, रेडियल स्पोकेन क्या लिखेंगे, अरिय तान, 9 अरिय तान निकले रहते हैं, जिन प्रत्येक अरिय तान पर क्या ट्रिपलेट के फॉर्म में सूक्ष्म नलिका मिलती है, जिनमें ए बी सी नाम होता है उनका, और प्रत्येक ट्रिपलेट अंतराद्विक सेतु या ऐसी लिंक द्वारा जुड़ा रहता है। तो ऐसी थ्योरी पूरी पूरी आपको देखने मिलेगी। तो आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन रीड करनी है, खासकर तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, सीलिया फ्लैजिला, और ये जो मैंने सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम आपको पढ़ाए, इन पर जो क्वेश्चन पूछे थे टोटल एनसीईआरटी बेस, अब की एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, पहले वाले एग्जाम की बात नहीं कर रहा कि आप वो कमेंट करके बताओ कि देखो आपने तो आप तो गलत बोल रहे हो कि उस एग्जाम में आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछा गया था, पूछा जाता था, लेकिन अब जो 2-3 साल से पैटर्न आ रहा है वो टोटल एनसीईआरटी बेस आ रहा है। फिर भी अगर कुछ कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी, जैसे मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन होगा या नीट में आया हो, फिर एआईपीएमटी में आया हुआ है, तो आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपसे अलग से उसको क्या करूंगा, डिस्कशन कर लूंगा जब डाउट सेक्शन आपका रखा जाएगा। ठीक है, तो आप घबराए नहीं, आपके लिए सब कुछ व्यवस्था कर दी जाएगी। तो आप तो क्या करें, लेक्चर को रेगुलर फॉलो करते रहे और नोट्स प्रॉपर तैयार करते रहे। तो मैं अब साइड में हटता हूं, तो आप इसको नोट करो, उसके बाद हम आगे चलते हैं फिर राइबोसोम पर। और राइबोसोम को पढ़ने के बाद में आखिरी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, वो क्या रहेगा, न्यूक्लियस। तो आप इसको नोट करो, फिर राइबोसोम पर चलते हैं। तो सीलिया फ्लैजिला, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम पढ़ने के बाद में हमारा इस लेक्चर का जो तीसरा टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइबोसोम। कौन सा सोम, राइबोसोम। तो इसको भी हम एक एक करके समझते हैं अच्छी तरह से, जिससे आपकी कोई भी क्वेश्चन जो नीट में आने वाले वो भी छूटे नहीं। तो देखो बात करें कि राइबोसोम की, कि राइबोसोम देखो मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल है कि नहीं। मैंने आपको पहले चैप्टर में आपको बता दिया था कि ये मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल होता है, मतलब इसके पास कोई झिल्ली नहीं होती। अब ये सार्वत्रिक सेल ऑर्गेनल है, मतलब सभी कोशिका में देखने मिलेगा, सभी कोशिका में देखने मिलेगा। मतलब ये यूकैरियोट्स में भी होता है, प्रोकैरियोट्स में भी होता है। और देखो जब कोशिका की बात आई है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं और उस क्वेश्चन का जवाब फिर मैं आपको एनसीईआरटी बाउंसर सीरीज में दूंगा, कि एक तो होती है यूकैरियोटिक सेल और एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल। और इसके यूकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक होती है मीजोकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल, मीजोकैरियोटिक सेल। नाम से पता चल रहा है ऐसी सेल जो कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच के उस दोनों के क्या पाए जाएंगे, उसमें गुण पाए जाएंगे। तो मीजोकैरियोटिक सेल क्या होती है और मीजोकैरियोटिक सेल में कौन से जीव आते हैं, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। फिर मैं आपको अच्छी तरह से डिफाइन करूंगा कि मीजोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है और उसके अंदर कौन से जीव आते हैं। मैं आपके लिए एक हिंट छोड़ करके जा रहा हूँ कि प्रोटिस्टा वाले जो जीव है वो मीजोकैरियोटिक में आते हैं, सभी नहीं, सिर्फ एक आता है, वो आपको बताना है मेरे को। ठीक है, तो सार्वत्रिक सेल ऑर्गेनल है क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा, यूकैरियोट्स में पाया जाएगा और मीजोकैरियोट्स में भी पाया जाएगा। अब क्यों नीचे लिख रखा है ना, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट। अब इसकी जो खोज है वो किन्होंने की थी, जॉर्ज पेलाडे ने की थी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से की थी जॉर्ज पेलाडे ने। इस कारण इसके अन्य नाम क्या है, इसको पेलाडे कण भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि पेलाडे ने खोज की तो उनकी रिस्पेक्ट में, उनको सम्मान देने के लिए उन नाम क्या रख दिया इसका, पेलाडे कण। या इसका एक और नाम है प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री क्यों, क्योंकि मैं बार बार आपसे जब डिफरेंस बता रहा था तब से आपको मैं बार बार बताते आ रहा हूँ। जब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल बताई तभी मैंने आपको समझाया था कि जो राइबोसोम होता है वहां पर क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। वो क्या करता है, एमआरएनए को पकड़ करके, मान लो कि मेरा हाथ क्या है, राइबोसोम है, तो ये क्या करेगा, एमआरएनए को पकड़ लेगा और इसको रीड करते करते क्या करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। इसको इस कारण इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। और ये क्या होती है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। जो राइबोसोम है वो क्या होता है, ध्यान से एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से समझना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें लिखी हुई है। राइबोसोम क्या है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन क्या है,
राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ये देखो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, क्यों? क्योंकि ये किस किस से मिलकर के बना होगा, सॉरी आरआरएनए, किस किस से मिलकर के बना होता है, आरआरएनए प्लस प्रोटीन। इस कारण इसको क्या बोला जाता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि ये आरआरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब बात करें इसके फंक्शंस की। फंक्शंस की सीधी सीधी बात है कि प्रोटीन संश्लेषण क्या क्या होता है, सक्रिय स्थल क्या करता है, एमआरएनए को पकड़ के क्या करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। अब अवसादन गुणांक के आधार पर, अवसादन गुणांक के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक तो 70S और एक 80S। अब स्टूडेंट को इस एस में काफी कंफ्यूजन रहता है कि इस एस का मतलब क्या होता है। तो मैं एस का मतलब आपसे समझाऊं कि एस डिनोट करता है अवसादन गुणांक को। किसका अवसादन गुणांक क्या होता है, किसका अवसादन गुणांक ज्यादा है और किसका अवसादन गुणांक कम है। ठीक है, अब ये अवसादन गुणांक क्या है, तो जो अवसादन गुणांक है वो क्या होता है, घनत्व आकार का प्रत्यक्ष मापन होता है। अगर आपको किसी मॉलिक्यूल का घनत्व या आकार, आपके पास मान लो कि 10 क्या है मॉलिक्यूल है, 10 मॉलिक्यूल है या 10 कंपाउंड है, अगर आपको उन या आप 10 सेल ऑर्गन मान लो, आप उन्हीं को सबका क्या करना है, घनत्व जो आकार है वो मेजर आपको करना है, घनत्व आकार मेजर आपको करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके अवसादन गुणांक को देख सकते हो। तो एस किसको डिनोट कर रहा है, एस अवसादन गुणांक को बताता है, जो कि कौन, ये अवसादन गुणांक क्या है, घनत्व आकार का प्रत्यक्ष मापन है। अगर आपको सेल ऑर्गेनल्स के घनत्व आकार को देखना है, किसका घनत्व ज्यादा है या फिर किसका आकार बड़ा है, किसका छोटा है, किसका घनत्व कम है, किसका ज्यादा है, तो उसके लिए आप क्या देख सकते हो, उसका अवसादन गुणांक। ठीक है, और अवसादन गुणांक सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या बताता है, एस को डिनोट कर रहा है। और इस अवसादन गुणांक को स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए उन्हीं के रिस्पेक्ट में आप इसको सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी मान सकते हो इसको, या फिर जो साइंटिस्ट है स्वेडबर्ग उनके नाम पर भी इस एस को आप समझ सकते हो। ये अवसादन गुणांक क्या, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि जैसे कि आप कभी बीमार हुए होंगे तो आपने क्या किया होगा कि ब्लड का सैंपल दिया होगा। तो ब्लड का सैंपल देने के बाद में उसको क्या किया जाता है, ट्यूब में डाल करके, टेस्ट ट्यूब में डाल करके एक मशीन में घुमाया जाता है इसको। एक मशीन होती है ऐसे राउंड राउंड, तो वो क्या करती है, घूमती है राउंड राउंड ऐसे। तो अगर उसमें घूमेगी वो जो सैंपल, ब्लड का सैंपल घूमेगा ना, तो प्लाज्मा ऊपर ही ऊपर आ जाता है, आरबीसी नीचे नीचे आ जाती है, और डब्ल्यूबीसी कहाँ पर आ जाती, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स है वो कहाँ पर आ जाती है, बीच में आ जाती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, वो क्या करती है, जो भारी मॉलिक्यूल है वो तो कहाँ पर आ जाते हैं सेंट्रीफ्यूज करने के बाद नीचे, और जो हल्के मॉलिक्यूल है वो कहाँ पर आ जाते हैं, ऊपर। तो इसी को डिनोट करेगा, जिसका घनत्व आकार बड़ा होगा तो कहां पर आ जाएगा, नीचे तल में बैठ जाएगा, और जो कम, जिसका घनत्व, जिसका आकार कम होगा वो कहां पर, जो हल्का मॉलिक्यूल वो कहां पर आ जाएगा, ऊपर। तो जो 70S वाला जो मॉलिक्यूल राइबोसोम है वो तो कहां पर देखने मिलेगा, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ऊपर, और 80S वाला कहां पर देखने मिलेगा आपको, नीचे तल में। ठीक है, तो ये आपने एस शब्द का मीन क्या होता है, तो ये मैंने आपको अच्छी तरह समझाया। अगर आपको किसी को डाउट फिर भी है तो एक बार फिर से आप मेरे को कमेंट करके लिखिए इसको। अब देखते हैं राइबोसोम की संरचना। तो राइबोसोम की संरचना को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि राइबोसोम एक्चुअल में है क्या, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। मतलब वो किससे मिलकर के बना था, एक तो आरआरएनए, एक किससे मिलकर के बना होता है, वो प्रोटीन से। अब हम यहीं पर एक तरफ तो मैंने क्या लिख दिया, यूकैरियोटिक राइबोसोम, और एक दूसरी तरफ क्या लिख दिया मैंने, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। दोनों को यहीं पर समझा रहा हूं मैं, दोनों की स्ट्रक्चर क्या होगी, सेम होगी, सिर्फ आरआरएनए का डिफरेंस आएगा नहीं। अब जो यूकैरियोटिक राइबोसोम, ये बीच में राइबोसोम की मैंने क्या बना रखी है, स्ट्रक्चर बना रखी है। ऊपर वाली तो इसकी क्या है, बड़ी उप इकाई, मतलब लार्ज सब यूनिट, और नीचे जो बना रखी है इसकी क्या है, राइबोसोम की छोटी उप इकाई। अब अगर यूकैरियोटिक राइबोसोम को आपको समझना है तो इस वाले पॉइंट को देखिए, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को समझना है तो इधर वाले पॉइंट्स को आप देखिए, स्ट्रक्चर सेम रहेगी दोनों में। यूकैरियोटिक राइबोसोम कौन सा होता है, 80S वाला, 80S वाला यूकैरियोटिक राइबोसोम। लेकिन यूकैरियोट्स में सिर्फ 80S राइबोसोम नहीं पाया जाता है, यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम ही नहीं पाया जाता है, यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम भी पाया जाता है, 70S राइबोसोम भी पाया जाता है। तो अब दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और बताइए मेरे को कि 70S राइबोसोम यूकैरियोट्स में कहाँ पर पाया जाता है। तो जो
यूकेरियोट्स उनमें 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम देखने आपको मिलेंगे, लेकिन प्रोकैरियोट्स में सिर्फ कौन सा राइबोसोम देखने मिलेगा आपको? 70S। ठीक है। अब जो 80S राइबोसोम है उसकी सब उप इकाई कौन कौन सी होती है? एक तो 60S और एक 40S। 60S और 40S। यूकेरियोटिक राइबोसोम 80S होता है जिसकी दो उप इकाई कौन कौन सी? 60S और 40S। अब यहाँ पर आपको मैथ्स वाला दिमाग नहीं लगाना है कि 40 और 60 को जोड़ोगे तो ये तो क्या 100 निकल कर के आ रहा है। तो मैंने बताया ना 60 किसको बता रहा है? अवसाधन गुणांक को बता रही है, मैथ की कैलकुलेशन नहीं है ये। ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक दिख रहा है यहाँ जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो कौन सा होता है? 70S राइबोसोम। उसकी दोनों इकाई कौन कौन सी होती है? 50S और 30S। ठीक है। जैसे कि यूकेरियोट्स की बात करें हम, ये बड़ी वाली जो इकाई है यूकेरियोट्स में, बड़ी वाली इकाई कौन सी होगी? 60S वाली होगी। ठीक है। और पहले क्या बता दिया किस किस से मिलकर के बना था राइबोसोम? RNA प्लस प्रोटीन से। अब जो बड़ी वाली इकाई है 60S, उसमें एक तो आपको क्या देखने मिलेगी? प्रोटीन देखने मिलेगी, RNA देखने मिलेगी। RNA कौन सा है? तो 5S RNA, एक 5.8S RNA और एक 20S RNA। ठीक है। ऐसे यूकेरियोट्स की जो छोटी इकाई वो कौन सी होती है? 40S, जिसमें आपको प्रोटीन देखने मिलेगी, और एक RNA कौन सा देखने मिलेगा आपको? 18S RNA। ठीक है। अब बात करें कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है उसकी बड़ी उप इकाई, प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है उसकी बड़ी उप इकाई कौन सी होगी? 50S, जिसमें आपको प्रोटीन भी देखने मिलेगी, और RNA कौन सा देखने मिलेगा? 5S और 23S, 5S और 23S। ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की छोटी उप इकाई है वो कौन सी है? 30S, जिसमें आपको प्रोटीन देखने मिलेगी, और एक RNA कौन सा? 16S RNA। ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम क्या है? संरचना। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर नहीं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में है। मैंने बताया था ना आपको एक चैप्टर नहीं पढ़ाया जा रहा, एनसीईआरटी के बाकी सभी चैप्टर जहाँ पर सेल बायोलॉजी की इंफॉर्मेशन लिख रखी है वो सभी चैप्टर यहाँ पर साथ साथ चल रहे हैं। तो आपने अगर एक नाम सुना हो राइबोजाइम, राइबोजाइम तो राइबोजाइम किसको बोला जाता है? तो राइबोजाइम किसको बोला जाता है? जब आरआरएनए में उत्प्रेरक का गुण आ जाता है, मतलब वो एंजाइम की तरह कार्य करने लग जाता है, तब उस आरआरएनए को क्या बोला जाता है? राइबोजाइम बोला जाता है। राइबोजाइम क्या है? ऐसा आरआरएनए जिसमें उत्प्रेरक का या फिर एंजाइम का गुण पाया जाता हो, मतलब वो कैटलिस्ट की तरह कार्य करता हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? राइबोजाइम। तो ये क्या होता है? आरआरएनए एज ए कैटलिस्ट, आरआरएनए क्या होता है? एज ए कैटलिस्ट। अब यूकेरियोट्स में बात करें तो जो 28S वाला जो आरआरएनए वो क्या होता है? एक राइबोजाइम। 28S वाला जो आरआरएनए वो क्या होता है? राइबोजाइम। और प्रोकैरियोट्स में जो 23S वाला आरआरएनए वो क्या होता है? राइबोजाइम। समझ में आया कि नहीं आया? यूकेरियोट्स में तो कौन सा? 28S वाला, और प्रोकैरियोट्स में कौन सा? 23S वाला आरआरएनए जो क्या होता है? राइबोजाइम की तरह कार्य करता है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे इसको तो नीट में एक आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा आरआरएनए दोनों प्रकार के राइबोसोम में आपको देखने मिलेगा। तो आप 1 मिनट आप जरा बोर्ड पर देखें कि कौन सा आरआरएनए आपको दोनों तरफ देखने आपको मिल रहा है। दोनों तरफ आपको कौन सा आरआरएनए देखने मिल रहा है? आप बोर्ड पर जरा ध्यान लगा कर इसको देखें, उसके बाद में फिर आपको बता रहा हूँ कि कौन सा आरआरएनए आपको देखने मिल रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये जो 5S आरआरएनए, तो ये यहाँ पर भी और ये यहाँ पर भी, तो ये दोनों प्रकार के राइबोसोम में आपको देखने मिलता है, यूकेरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में भी आपको देखने मिलेगा। तो ये यहाँ तक हमने सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, राइबोसोम सभी को हमने क्लियर कर लिया है। अब बस सिर्फ हमारा क्या बच रहा है? हमारा सिर्फ बच रहा है न्यूक्लियस, प्यारा सा
न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगले लेक्चर में न्यूक्लियस को भी आपको कंप्लीटली खत्म करवा दिया जाएगा, उसके बाद सेल बायोलॉजी हमारी क्या खत्म। समझ गए बात को? तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है, तो लेकिन आपको क्या करना, सब्र बना करके रखना है और इत्मीनान से बैठे रहना है, प्रॉपर नोट्स आपको तैयार करने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, टॉपिक समझ में भी आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। लेकिन ध्यान, मैंने आपको बीच में क्वेश्चन पूछा था ना, मीजोक्रिटिक सेल क्या होती है, किस में पाई जाती है, तो आपको उसको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना है। फिर एनसीईआरटी बाउंसर सीरीज में आपको उसका क्या बताऊंगा, आंसर बताऊंगा। और जैसे कि आपको अच्छे अच्छे टॉपिक मिल रहे हैं ना एनसीईआरटी बाउंसर पर, तो आपको मजा आ रहा होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।